न केवल स्टेट बैंक जो चुनावी बॉन्ड देता था वो पूरी सूची चुनाव आयोग को दे और 13 मार्च तक ये चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक कर दे, अपनी वेबसाइट पर दे दे किस कंपनी ने कितना दिया। पूंजीपतियों के नाम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब जिससे पहले भी जैसे नारेबाजी कम्युनिस्ट पार्टी करती थी वैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मिलाड का अभिनंदन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ और उनके साथ के न्यायाधीश 5 पीठ की जो न्यायाधीशों की बेंच, जिसने ऐतिहासिक फैसला किया कि चुनावी बॉन्ड रद्द, निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें गोपनीयता थी और इसलिए सूचना के अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है 19A, जिसके लिए हम लोग पत्रकार नहीं, देश में विभिन्न वर्गों ने बड़ी आवाज उठाई, बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े अभियान चलाए कि हमारा अधिकार है, जानने का अधिकार भी है, अभिव्यक्ति का अधिकार है और जानने का अधिकार नागरिक को ही है, केवल पत्रकारों को नहीं। लेकिन हाँ, अजीत भट्टाचार्य जी, बीजी वर्गीस, राजेंद्र माथुर, निखिल चक्रवर्ती जैसे मूर्धन्य संपादकों के साथ जब भी चर्चा हुई सूचना के अधिकार को लेके, लड़ाई भी, जो अभियान चलाया जाता था, लड़ाई तो न कहें लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसे संगठन जो मजदूर किसान संगठन जैसे जो संगठन रहे, उन लोगों ने भी इस बात को आवाज उठाई कि हमारी मजदूरी हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो इसलिए हिसाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो फैसला पहले किया 2018 से कि भाई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था हो सकती है ताकि जो कॉर्पोरेट कंपनियां चंदा देने चाहें वो देगी, उस बॉन्ड के तहत बॉन्ड को खरीदेगी, कंपनियां खरीदे, जो भी कोई खरीदना चाहे, व्यक्तिगत रूप से भी कोई खरीदेगा, बॉन्ड ले ले और उसका नाम गोपनीय रहेगा, वो बताया नहीं जाएगा। अब यही पेश शुरू हुआ और इसीलिए जो सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने वाले संगठन, उन्होंने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उस पर इतनी वर्ष सुनवाई होने के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला आ गया कि यह चुनावी बॉन्ड व्यवस्था पूरी तरह रद्द और न केवल स्टेट बैंक जो चुनावी बॉन्ड देता था वो पूरी सूची चुनाव आयोग को दे और 13 मार्च तक ये चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक कर दे, अपनी वेबसाइट पर दे दे किस कंपनी ने कितना दिया। अब हंगामा क्यों बरपा, ये भी सोचिए। पिछले कुछ महीनों या कहिए कि 2-4 वर्षों से लगातार ये अभियान हो, सत्तारूढ़ दल को ज्यादा फायदा मिल रहा है। पूंजीपतियों के नाम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब जिससे पहले भी जैसे नारेबाजी कम्युनिस्ट पार्टी करती थी वैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी कर रहे थे। और इसलिए इस बॉन्ड को लेकर के भी जब ये सामने आया, चूंकि नाम तो नहीं पता लेकिन ये कहा गया कि भाई इस बॉन्ड में टोटल जो है वैसे 16,000 करोड़ रुपया पिछले वर्षों के दौरान इस बॉन्ड के ये बॉन्ड खरीदे गए और इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को 2,360 करोड़। बड़ा इसलिए कह सकते हैं कि इस हिसाब किताब में ये बताया गया है कि जिन राजनीतिक दलों के लिए जो ये बॉन्ड लिए गए वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है और उसको लगभग 55% हिस्सा मिल गया, ऐसा दावा किया गया है और भी ब्यौरा तो आएगा ही। लेकिन हाँ, और दूसरा जो है करीब 1300 करोड़ रुपया वो अलग। तो आप बताएं कि 16,000 करोड़ रुपया और उसकी पारदर्शिता का जो मुद्दा है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अन्य दल, अब इसमें यही हिसाब किताब होना है कि जो प्रादेशिक दल है उनको कितना मिला है, वो सब तो डिटेल आया है। हम मिलाड से इसी बात की अभिनंदन तो करते हैं, लेकिन ये बात भी मैं उठाना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ कि क्या इससे चुनावी चंदे, चुनाव में पैसे, धनबल का इस्तेमाल, बाहुबली का इस्तेमाल कम हो सकेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आज नहीं सुन रहा है, इसे कई मामलों में सुनते हुए धन बल, बाहुबल को लेकर या चुनाव आयोग, मैं आप जिसे कहिए कि सेशन से लेकर के और कुरैशी तक या
जिसको कहें हमारे मित्र रहे, मैंने मित्र अधिकारी होने के नाते चुनाव आयुक्त तो बहुत सारे रहे, मिस्टर रावत रहे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे, मिस्टर सुनील अरोड़ा रहे, ऐसे कितने ही राजीव कुमार, ऐसे कितने ही मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं जिन्होंने एस.वाई. कुरैशी तो पूरी पुस्तक भी लिखी चुनाव सुधार को लेकर के, वो आज भी मुखर है और उन्होंने इसका स्वागत किया है। विभिन्न संगठनों ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि ठीक है हम इसका अध्ययन करते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं की, उनका स्वागत है, ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस पर विचार होगा। और अन्य पार्टियां, कांग्रेस तो एकदम खुश गदगद हो गई, उसने स्वागत ही किया है, करना उसको लगता है कि हमें कम चंदा मिला, हमें 10% मिला, बीजेपी को जो सत्ता में है तो उसको इतना मिल गया। राष्ट्रीय दल के नाते दो बड़े दल, टीएमसी को, वहां तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला, डीएमके को कितना मिला, जनता दल को कितना मिला, ये सब हिसाब किताब तो चल ही रहा है, लेकिन असली में कष्ट कांग्रेस को था कि सत्ता के नाते उनको मिला। हमारा निवेदन यही है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने अच्छा निर्णय तो किया, लेकिन धनबल कैसे रुकेगा। पहले मैं पत्रकारिता में जब से हूं इंदिरा गांधी के काल से काम कर रहा हूं, और ये नहीं कह रहा हूं कि उनके 67 से तो नहीं, लेकिन 71 से दिल्ली में देखता रहा हूं, जो बड़े बड़े उनके कोषाध्यक्ष रहे। रजनी पटेल का तो नहीं कह सकता, लेकिन उमाशंकर दीक्षित, रजनी पटेल से मुलाकात तो हुई थी, लेकिन हाँ उनसे इस तरह की बात नहीं हुई। उमाशंकर दीक्षित भी बुजुर्ग नेता थे हमारे उस काल के, बहुत ईमानदार माने गए कोषाध्यक्ष, और उनके ही परिवार की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री भी बाद में बनी। और प्रकाश चंद्र सेठी ऐसे कोषाध्यक्ष रहे। इसी तरह से यदि कहें सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष रहे, मुरली देवड़ा कोषाध्यक्ष रहे, जिनके बेटे मिलिंद देवड़ा चले गए अपनी बीजेपी में ही, कांग्रेस के ही कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, उनका भी कुछ समय पहले हुआ। तो इसे कई कोषाध्यक्ष से हमारा थोड़ा परिचय भी रहा, सेठी से लेकर और वोरा तक कांग्रेस के, या आप ये कहें कि बीजेपी में भी जो अध्यक्ष रहे हैं उन लोगों से, या उनके कोषाध्यक्ष रहे, उन सबसे मुलाकात करने का मौका मिलता रहा है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अन्य विभिन्न दलों के नेता या पूंजीपति, बड़े घरानों के, या उनसे जुड़े उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, उन लोगों से बात करके अंदाज तो है कि नेताओं को चंदा पहले नगद देने का, चाहे नरसिंह राव कहें या इंदिरा गांधी काल में कहें, या बाद के हाल के वर्षों में यदि मनमोहन सिंह सरकार थी तब भी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ही यह व्यवस्था एक नई बनाई कि नहीं, पहले भी चेक और नगद दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई बॉन्ड के जरिए आएगा तो ज्यादा पारदर्शिता होगी, क्योंकि ये बॉन्ड तो स्टेट बैंक के जरिए होता है, तो कहीं तो उसका रिकॉर्ड होगा कि किसने पैसा दिया है। वो ठीक है कि उसको पारदर्शिता, उसको ये नहीं बताया जाएगा कि किसने वो बॉन्ड खरीदे, वो यही एक मुद्दा है सूचना के अधिकार का, जैसा हमने कहा कि हम उसके पक्ष में हैं, ये हुआ। लेकिन उनके अनुभव बताते हैं कि वो लोग पहले भी ये करते थे कि किसको कितना पैसा खर्च करना है, तो पूंजीपति, ऐसा नहीं कि बड़ा कम साम्यवादी व्यवस्था आ गई, पूंजीपति पहले भी देते थे। पहले इसलिए तो कम्युनिस्ट पार्टियां टाटा बिरला खिलाफ नारे लगाती थी, बाद में अंबानी अडानी लगाने लगी है, और भी पार्टी जो नेता वहां के स्थानीय कोई पूंजीपति हो, पहले डालमिया भी होते थे, जैन्स होते थे, तो कभी उनको भी वो पैसा दे रहे हैं, कौन दे रहा है, कई हवाला डायरी के नाम आ जाते थे। ऐसे में ये कहना कि बॉन्ड नहीं होगा तो क्या वो नगद लेकर के, क्योंकि चुनाव के खर्च का सवाल है कि चुनाव में खर्च पर समानता, कांग्रेस का कहना है कि भाई ये ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है, तो पहले कांग्रेस खर्च करती थी यदि भाजपा अध्यक्ष पार्टी सत्ता में नहीं थी, क्या उससे खर्च कम हो सकेगा, या उनको चंदा जैसे पहले की उतनी स्टाइल थी, नगद ले लीजिए, बांट दीजिए। सवाल यह है कि इससे हाँ जागरूक लोगों को पारदर्शिता के सिद्धांतों के आधार पर लाभ हुआ कि हम जान सकें कि कौन है मतदाता। जो तर्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, यही कि मतदाता को मालूम होना चाहिए कि कौन पूंजीपति किस सरकार को ज्यादा मदद या सरकार या पार्टी को कर रहा है, और वो पार्टी सत्ता में रहती है। यदि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहें दुनिया में, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में राष्ट्रपति वो तो लंच या डिनर पर भी किसी को बुलाते हैं और बाकायदा उनमें बुलाते हैं, मतलब उनमें कुछ समय ऐसा बीच बीच में ऐसा होता है जब कोई पूंजीपति आया तो उसके साथ या किसी को बुलाया गया है तो उसका रिकॉर्ड पर रहता है कि उसको इतना पैसा देगा, फंड जमा करेगा पार्टी के लिए या राष्ट्रपति के फंड के लिए,
और उसके बाद उसको उस चाय पर या भोजन पर आमंत्रित उसी व्यक्ति को किया जाता है जो ऐसे चंदा देते हैं। वो एक पारदर्शिता है। भारत में भी पहले ऐसा तो नहीं है कि नहीं लोगों को मालूम होता है। चुनाव आयोग के साथ तो रिकॉर्ड दिया जाता था कि हमें चंदे में ऐसा मिला है पैसा, उस बकायदती है उसकी जांच करती थी जो चेक से मिला है। 20,000 रुपए तक से ऊपर जो है उसका तो चेक से होगा। और उसमें भी खेल होता ही था कि यदि एक नेता है उसने 5-5 हजार करके 200 आदमी का नाम दे दिया और जितना जमा कर दिया, वो भी एक व्यवस्था आज भी जारी रह सकती है। उसको नगद दिखा दें या किसी पूंजीपति का कोई भी अधिकारी कर्मचारी या पूरी फौज उसकी वो उसको बांटता रहे पैसे को, हिसाब किताब कोई बनाता रहे, उसको डायरी में लिखे न लिखे, रजिस्टर में लिखे न लिखे। तो घोटाले यदि होते रहे हैं इसी चंदे उससे बचने के लिए कि जो सार्वजनिक न किया जाए, पैसा खर्च करें। चाहे वो हाल के छत्तीसगढ़ के घटना हो, झारखंड में जब जिस तरह पकड़ा गया हजार करोड़, तो चुनाव के समय ही तो हुआ। मध्य प्रदेश में भी अधिकारियों के नोट यदि मिले तो रिश्वत के पकड़े गए थे। अब उसमें से कोई चंदा देता था नहीं देता, उस पर अलग जांच की विषय है। तो चंदे का पैसा देना रुक जाएगा, ये एक $1 मिलियन सवाल है। इसको यदि करोड़ों में कहें, लाखों में, करोड़पति जैसे बनने का सवाल होता है, कौन बता सकेगा कि कौन कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि उस पर अभी उतना अंकुश, चूंकि उस खर्च को उसके कई उपाय जो चुनाव आयुक्त रहे हैं या अदालतों में कमेटी बनी, उन्होंने कई सुझाव दिए कि भाई या तो केंद्रीय बजट हो उसमें से ही पार्टियां खर्च करें, चुनाव आयोग के पास एक पूरा एक सेंट्रल फंड हो उसमें से जो खर्च हो। तो इसे 3-4 कई उपाय भी बताए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे सही कुरैशी ने भी कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन आज तक कहीं कोई उसको माना तो नहीं गया कि ऐसा कोई व्यवस्था हो सके जिससे राजनीतिक दल अपना कुछ चंदा इकट्ठा न करें, एक मंच बने, उसमें सब अपने आके बातें कहते रहे। एक बार ऐसी टीवी बहस में जैसे की जाती है दुनिया के देशों में भी, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का पद हो, गृहमंत्री का हो या उम्मीदवार हो, वो अपना जाके वहां अपने इलाकों में चुनाव लड़ते हैं। वो एक साथ एक मंच पर आए, अपनी अपनी बात कह दें, जनता जाने, या उसका खर्च का कोई लेखा जोखा चुनाव आयोग या कोई और ऐसी मशीनरी कोई आयोग ऐसा रखे। तो हिसाब किताब तो यह है। मेरा सवाल मिलाट दूसरा है। धन बल पर अंकुश का जो भी रास्ता निकलेगा वो, लेकिन उससे भी गंभीर है अपराधियों का। क्योंकि धनबल का, जैसा मैंने कहा, करोड़पतियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई है। ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड आने से पहले या पिछले 50 वर्षों में तो नहीं तुलना करें, लेकिन 20 वर्षों में भी कहें या उदारीकरण 91 के बाद, क्या करोड़पतियों की संख्या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, यहां तक कि नगर निगम, नगर पालिकाओं में भी करोड़पतियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती गई है। पार्टियों की बात तो है ही, पार्टियों के पास पैसा कितना है, नहीं, उम्मीदवारों की। और ये बड़ी कृपा थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया 3-4 वर्ष पहले, उसने कहा कि नहीं, ये डिक्लेयर करें कि कौन करोड़पति, इसीलिए हमें मालूम भी है, उसका ब्यौरा भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हाँ, अपराधियों का अपना रिकॉर्ड भी सार्वजनिक करें, पार्टियां भी बताएं, बल्कि पार्टियों से कहा कि बताएं कि ऐसे उम्मीदवार आपने जिन पर मुकदमे हैं, चार्जशीट है, FIR है, उन पर कितने मुकदमे ऐसे दर्ज हैं, उसका भी उनका कारण बताएं कि इनको रखना क्यों मजबूरी है आपकी, या उम्मीदवार खुद ही बता दें कि भाई हमने अपने घोषणा पत्र में चुनाव आयोग को जब दे उसमें बताएं कि हम इतना पैसा हमारे पास है, इतनी संपत्ति है और ये मुकदमे दर्ज है। लेकिन चूंकि उन्हें सजा नहीं हुई है, एकमात्र कानून यही है कि यदि 6 वर्ष तक के लिए कोई सजा हो जाती है तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मिलाट हे प्रभु, प्रमुख न्यायाधीश, इन बाहुबलियों से कैसे बचाएंगे? आपने निर्देश दे दिया और घोषित करते, हाँ ठीक है, चार्जशीट है, हम क्या है, वो चल रहा है, कुछ दिन हवालात में होके आ गए, हम तो जेल से भी चुनाव लड़ लेंगे। अभी तो राज्यसभा तक का चुनाव जो जेल में बैठे हुए हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें अभी फैसला तो हुआ नहीं है। लोकसभा का तो है ही ऐसी संख्या। और इसीलिए मैं उस ब्यूरो की भी बात करूंगा कि दागी जो है, अपराधी जिनकी पृष्ठभूमि रही, जिनको कहा जाता है, और जिसके आधिकारिक रूप से घोषणा की गई 2004 में, वो करीब 24% ऐसे सदस्य चुन करके आए जिनकी ऐसी पृष्ठभूमि थी। 2009 में ये संख्या बढ़कर 30% हो गई। जागरूकता बढ़ी है, बहुत बहुत बड़ी है जागरूकता गली गली में, लेकिन देखिए उसके बाद भी लोगों ने वोट दिया। 2014 में ये संख्या लोकसभा में 34% हो गई और 2019 में
43%, मतलब बढ़ता गया है। आधे से थोड़ा कम है, 50% से कम है। साथ हो सकता है अब 2024 के चुनाव में लोकसभा के जो हैं उसमें आपको 50% से आंकड़ा पार करे, चूंकि मिलाड अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि किन अपराधियों को अपराधी पृष्ठभूमि हो, चार्जशीट हो। देखिए एफआईआर तो हो सकता है, मैं मानता हूं कि किसी पर भी दर्ज कर दीजिए, झूठी सच्ची, उसको जब जांच के बाद जो अदालत ने भी कहा है, नए कानून जो नए संहिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बनाई है उसमें तो ये कहा गया है कि वो एफआईआर है तो उसका पूरा कारण बताए, उसे जांच करने के बाद ही उसके आगे कार्रवाई होगी। तो सवाल ये नहीं है, चार्जशीटेड लोग जो हैं उन पर जो पहले सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि ऐसे लोग न लड़ सके, तो उस पर आदेश क्यों नहीं देता कि चार्जशीट है, ये चुनाव के लिए प्रतिबंधित। चार्जशीट हो गए तो कम से कम उतने वर्षों तक, जब तक फैसला नहीं आया तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। फैसला आने के बाद यदि दोषमुक्त हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि 6 वर्ष की सजा हो जाए तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय से अपील है कि इस मुद्दे पर उनको ऐसे सदन में न घुसने दिया जाए। भ्रष्टाचार का मामला, हत्या का मामला, गंभीर बलात्कार के मामले चार्जशीट होने के बाद भी संसद विधानसभाओं का गौरव बढ़ा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर। उसको रोकने के लिए कब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा? और अंतिम बात सूचना के अधिकार की। प्रभु मिलाड, आपने ये तो कह दिया, लेकिन इस आपके फैसले पर ही भारत के एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे, जो वरिष्ठ पदों पर भी पहुंचे, गुप्तचर सेवा में भी वो नंबर 2 पर रहे, महानिदेशक, निदेशक कहना चाहिए कि अतिरिक्त निदेशक के पद पर रिटायर हुए, और बाद में सूचना आयुक्त रहे भारत के। उन्होंने ही आपके फैसले के बाद आज जानकारी दी है, यशोवर्धन आजाद ने। उन्होंने बताया है कि करीब 2023 जून तक, यानी पिछले साल, अभी से कुछ 6 महीने पहले तक, करीब इतने मामले 2,21,000, ये मामले 2 से 3 लाख भी बल्कि बताए जाते हैं, मामले अभी पेंडिंग हैं सूचना आयुक्तों के पास। उस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही, इतने पेंडिंग रखे हुए हैं। और यही नहीं, राजनीतिक दलों के लिए असली जो बात मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं महोदय, और जनता भी जो हमें सुनती है, इस प्रोग्राम को देखती है, या इसकी हमारी आवाज में लिख भी रहा हूं, हमारी आवाज पहुंचती हो तो ये भी सुने कि राजनीतिक दलों के लिए 2013 में फैसला आया कि भाई वो अब सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी देने का उनको अनिवार्य होगा। तो कौन राजनीतिक दल परवाह करता है? सूचना आयुक्त तो मंगवाता रहे, जानकारी न देते हैं तो क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक 25,000 रुपए का जुर्माना प्रवक्ता पर या पार्टी पर कर दीजिए। 25,000 तो उनके लिए शायद एक शाम में खर्च हो जाते हैं, जो ऐसे नेता जो जिनसे सूचना मांगने के अधिकार सूचना आयुक्तों को है राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो इसलिए उसकी परवाह ही वो न करते हैं। पेंडिंग पड़ा रहे केस, आप जाते रहिए सूचना आयुक्त के पास। और यही नहीं, उनसे कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके पास संवैधानिक वो एक तरह से न्याय व्यवस्था है सूचना आयुक्तों की, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने के लिए बड़ी ही मुश्किल का सामना है। तो अपराधियों से मुक्ति हो, सूचना के अधिकार पर न केवल बॉन्ड्स बल्कि हर दृष्टि से पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट महामहिम इस बारे में कुछ न कुछ आगे कड़े निर्देश दे, इतिहास बनता रहे, इतिहास का नया अध्याय लिखा जाए। यही हमारी शुभकामना भी है, आभार भी है, नमन भी है। एडिटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटोसाई देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को ग्रुप्स में और भी प्रसारित करें, बताएं उनको, ताकि कुछ जानकारियां उन्हें भी उपलब्ध हों, और आपकी अपनी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।